अपनी विनम्रता और सादगी के लिए जाने जाने वाले असम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव मोहन पंत के साथ प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क की एक मुलाकात। साक्षात्कार लिया पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कछाड़ के प्रधानाचार्य विश्वास कुमार राणा ने। साथ में थे प्रेरणा भारती के मुख्य संपादक दिलीप कुमार और नवोदय विद्यालय के राजभाषा अधिकारी विकास कुमार उपाध्याय। कुलपति प्रोफेसर राजीव मोहन पंत जी असम विश्वविद्यालय में कुछ यूनिक काम कर रहे हैं, जिनमें शामिल है वार म्यूजियम, प्लेनेटेरियम, नवग्रह वाटिका व नक्षत्र वाटिका आदि। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों में से और दिनों में से आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ हैं आसाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री राजीव पंत जी। नमस्कार सर। बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं ना करते हुए सीधा आपसे पूछना चाहता हूं कि जीवन के इस पड़ाव पर इतने सारे दायित्वों के साथ अपने बचपन की यात्रा को और यहाँ तक पहुँचने की यात्रा को जब आप महसूस करते हैं, तो इस ट्रांजिशनल फेज में, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद आप इस संस्थान से और इस क्रिया से दूर भी होना है, कैसा महसूस करते हैं सर? विश्वास जी, सबसे पहले मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि आपके मार्गदर्शन में ये विद्यालय बहुत अच्छा प्रगति कर रहा है और मुझे खुशी है कि देश के सबसे अच्छे नवोदय विद्यालयों में से ये हमारा विद्यालय बना है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपके सभी शिक्षक बंधुओं को, बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। आपने जो प्रश्न पूछा कि कैसा लग रहा है अभी जी, मैं कहूँ कि एक लंबा मेरा शिक्षण का कार्यकाल रहा है। मैं लगभग 40 साल का शिक्षण का मेरा कार्यकाल रहा है। अनेक मुख्य रूप से मैं अभी भी अपने को शिक्षक मानता हूँ और एक शिक्षक का जीवन अनंत है जी, वो कभी भी रुकता नहीं है जी। हाँ, ये पोजीशन है। मैं पहले प्रोफेसर था, डीन था और मैं डायरेक्टर रहा NIRDPR का। वो एक कार्यकाल होता है। यहाँ पर वाइस चांसलर हूँ, 3 साल हो गए, 2 साल बाद यहाँ का भी कार्यकाल खत्म होगा, पर एक शिक्षक का कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है। तो इसके बाद मैं कहूँगा कि आसमानों से और जहाँ और भी हैं जी, तो यहाँ का काम करने, यहाँ का जो ये दायित्व है, यहाँ समाप्त होने के बाद कोई दूसरा दायित्व लूँगा। समाज इतना बड़ा है और हमारी जो परंपराओं में 4 आश्रम बोलते हैं जी जी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो मैं भी जिस दौर से गुजर रहा हूँ, तो मैं वानप्रस्थ में हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य में शिक्षा ग्रहण करी, अपने को समर्थ बनाया कि जीवन में कुछ कर पाऊँ, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ, समाज के अपने सब मित्रों का या जितने भी ऋण होते हैं, भूत ऋण, पितृ ऋण, वो सभी ऋणों का संवहन कर पाऊँ। गृहस्थ आश्रम में मैंने उसको किया और अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में। अब ये आश्रम होता है कि हमें समाज ने इतना कुछ दिया है। मैं अपने देश को के प्रति हमेशा आभारी हूँ। मैंने कभी भी विदेश जाने का स्वप्न कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे देश ने मुझे इतना कुछ दिया है। देखिए, कई सारे लोग बोलते हैं कि देश ने हमें क्या दिया है। मेरा मानना है कि देश बचपन से लेके आज तक देश ने दिया ही दिया है। हमें जो शिक्षा मिली, इतने सस्ते में शिक्षा। जब मैं MA में पढ़ता था तो मेरी फी 25 रुपये होती थी। जब मैं अपनी मास्टर डिग्री कर रहा था इकोनॉमिक्स से, मैं नैनीताल में कुमार यूनिवर्सिटी से जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मात्र 25 रुपये थी। और वो भी मैं चूंकि हॉकी खेलता था, मैं विश्वविद्यालय की टीम से खेलता था, तो वो भी वजीफा मिलता था, तो वो फी भी खत्म हो जाती थी। और जितना मेरा खर्चा हॉकी खेल के जितना भी होता था, वो भी सरकार देती थी। तो देश ने हमें इतना कुछ दिया है। हम कभी भी, आज भी सरकारी अस्पतालों में जब हम जाते थे बचपन में, तो 50 पैसे की पर्ची कट के पूरी दवाइयाँ मुफ्त में। क्या नहीं दिया देश ने। तो अब वानप्रस्थ आश्रम में यही इच्छा है कि अब हम देश को कुछ दे सकें। तो मैं बहुत ही अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैंने हर क्षण को अपने अच्छे ढंग से जिया है।
वो संतुष्टि का भाव मेरे पास है अभी, जो आज के समाज में बहुत लोगों में नहीं पाई जाती, लेकिन आपके चेहरे से और आपके बारे में जितने भी लोगों से बातचीत होती है तो लोग आपको एक इस पद पर कितने प्रभावी रूप से आप कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा कितने अच्छे आप इंसान हैं। ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी का जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वो आप में लगातार, जिससे भी मेरी बातचीत होती है वहां से यही निकल के आता है, ही इज ए जेन्युइन पर्सन, बहुत नर्म दिल के व्यक्ति हैं। तो क्या सर ये अनुभव के साथ साथ आता चला जाता है इतना अच्छा इंसान होना और इतनी ह्यूमिलिटी होना, या जब हम लगातार अच्छे कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर की बुराइयां कम होकर के हम अच्छाइयों, क्या ये एक स्वाभाविक रास्ता है, इसके लिए कुछ अलग से प्रशिक्षण और शिक्षण की आवश्यकता होती है? देखिए, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, तो मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे संस्कार मुझे मिले, मैं उसके लिए अपने पेरेंट्स का आभारी हूँ, अपने सारे परिवार का आभारी हूँ, अपने शिक्षकों का आभारी हूँ, और जिन मेरे मित्रों के साथ में रहा, मेरे आसपास जो समाज में लोग रहे, मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा इस प्रकार की शिक्षा दी कि दंभ कभी नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे। रावण जो थे, इतने बड़े विद्वान थे, उनका अंत केवल इसीलिए हुआ क्योंकि दंभ में आ गए, तो वो नहीं होना चाहिए। और ये जो पद है, आप शायद कुछ लोग सोचते हैं कि वाइस चांसलर का पद बहुत बड़ा होता है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि एक दायित्व मिला है, ईश्वर ने हमें एक अवसर दिया है कि हम अपने काम को अच्छे से निभा सकें, और मुख्यतः मैं एक शिक्षक हूँ। और आपने बोला कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, वो तो हर इंसान का काम करना है। पद पाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी बात है। और चूंकि मैं शिक्षक हूँ और मेरा काम है कि मैं यही बात लोगों को बताऊँ, शिक्षक जो होता है एक रोल मॉडल होता है। हम पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं। मेरे खुद बच्चे, मेरी 2 बेटियां हैं, और जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो मैं जब उनको बताता था कि ऐसे करना है, बोलता था हमारे टीचर सर ने ये कहा, हमारी मैडम ने ये कहा, हम तो वो फॉलो करेंगे। तो टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए टीचर को हम करते हैं भगवान से तुलना करते हैं, है ना जी। भगवान से तुलना करते हैं ईश्वर की, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान से ही तो सब कुछ मिलता है। ज्ञान मार्ग, भगवान को पाने का सबसे बड़ा मार्ग ज्ञान मार्ग है। तो मेरा मानना ये है कि एक शिक्षक के तौर पे मैं अपने छात्रों को क्या दिखा रहा हूँ। यदि मैं दंभ दिखाऊंगा तो मेरे आने वाली पीढ़ी भी दंभी बनेगी, यदि मैं इंसानियत सिखाऊंगा तो इंसानियत का प्रचार प्रसार होगा। तो मेरा यही मानना है, और यही, मैं नहीं मानता कि कोई भी पद बहुत बड़ा होता है। पद जो है केवल एक मृग मरीचिका है जिसके पीछे लोग दौड़ते हैं। पद का कोई, मैं अपने आगे अस्तित्व नहीं समझता। पद तो एक ठीक है, दायित्व है, पर मुख्य तौर पर बेसिकली हम सब लोगों को एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए, एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए। मैं अपने को शिक्षक मानता हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने अपने प्रोफेशन से, शिक्षण से मैं न्याय कर रहा हूँ। आप अपने विजन में, दृष्टिकोण में जितने ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी हैं, ये न जाने कितने और आपके शिष्यों का और समाज के बहुत लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करेगा कि हमें अपने विजन में बहुत क्लियर होना चाहिए। जब आप व्यक्तिगत रूप से स्वयं को और एक कुलपति के रूप में तुलना करते हैं, या एक टेबल के इस साइड और उस साइड बिठा करके बात करते हैं, तो कौन चीजें आप पाते हैं कि जो स्वयं की इंडिविजुअलिटी को आप अपने इस पोस्ट में उतार पाए, और कौन सी वो चीजें पाते हैं जो लगता है कि काश व्यापकता के बाद ये मेरे ऊपर बाउंडेशंस एक कुलपति के तौर पे ना होती तो मैं इस तरह खुले परिंदे की तरह कुछ और स्वप्न भी पूरे कर पाता। नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा जो सार्वजनिक जीवन और अपना पर्सनल जीवन जी, उसमें कोई जुड़ाव छिपाव नहीं है। मैं एक ही तरह से जीता हूँ। वेरी गुड। क्योंकि जो चीज़ मैं महसूस करी कि जो चीज़ मुझे खराब लगी, मैं वो कभी दूसरे के साथ नहीं करता। बहुत अच्छा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में निदेशक बनकर गया, तो मुझे एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, एक कार्यक्रम होना था, तो उन्होंने कहा कि एक हमारे सचिव साहब को बुलाना है निमंत्रण देने के, और आप पहली बार आए तो एक अच्छी कर्टसी विजिट भी हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है, संपर्क तो बनाए रखना है ऐसे। तो हमने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, और 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला। तो सेक्रेटेरिएट में, गुवाहाटी सेक्रेटेरिएट से मिल गया। मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, किसी को मैं दिल दुखाना नहीं चाहता। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने अपना जब कार्ड भेजा, तो वहाँ से अंदर से मैसेज आया कि थोड़ा देर रुकिए, इंतज़ार कीजिए।
हम रुके, 15 मिनट इंतज़ार किया। फिर हमने उनके जो द्वारपाल थे उनको रिमाइंड कराया कि हम आए हुए हैं। उन्होंने 10:30 का टाइम दिया था, पानी का। तो फिर अंदर से जवाब आया कि अभी थोड़ी देर रुकिए। अंदर कोई नहीं था, अकेले वही थे बस। जब 11 बजा तो मैं सीधे उठ के चला आया। जैसे ही उनको जब पता चला कि ये तो चले गए, तब उनका फोन आया, अरे पंत साहब आइए आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। मैंने कहा मेरा टाइम खत्म हो गया है, मैंने किसी को अपने कार्यालय में समय दिया है 11:30 बजे का, मैं उनको वेट नहीं कराना चाहता। और ये प्रिंसिपल जो है मेरा आज तक है। मैं कभी भी बाहर ही थी, मेरे ऑफिस के बाहर कोई लोग बैठे होते तो मुझे वो दिन याद आता है, इसलिए मैं कभी किसी को बाहर बैठाता नहीं हूँ। जो भी आए तुरंत आए, मेरे ऑफिस के द्वार सबके लिए खुले हैं, वो चाहे छात्र हों, अतिथि हों, शिक्षक हों, और भी हमारे असम यूनिवर्सिटी के परिवार का कोई भी सदस्य हो। तो हमको ये महसूस किया, मुझे लगा कि वो बहुत ख़राब चीज़ थी। जब आपने किसी को टाइम दिया है तो टाइम का वो है। और ऐसे ही थोड़ा सा मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ। कई बार मुझे जब जाना पड़ता है बाहर भी कार्यक्रमों में, तो यदि टाइम थोड़ा देर हो जाता है, ज़्यादा देर हो जाता है, तो मैं चला आता हूँ वापस। नहीं, ये होना भी चाहिए, क्योंकि वक्त की कदर हम करेंगे तो वक्त हमारी ही कदर करेगा सर। ये चीज़ें हमें दिखाने के लिए भी, हमारे स्टूडेंट को भी, आने वाली जनरेशन को भी ये चीज़ें सिखानी है। अच्छा, मेरे 2-3 छोटे-छोटे और सवाल आपसे सर। आपने देश के अलग अलग हिस्सों में सेवाएं दी हैं, अलग अलग पदों पे काम किया है। अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा आनंददायक समय और स्थान आपने कहाँ पाया? मुझे जब कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो सबसे मुश्किल प्रश्न मेरे लिए वही है कि मैं कहाँ से हूँ। मैं पूरे भारत से हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, सहारनपुर में जी, आपके पड़ोस में ही। अच्छा। सहारनपुर में मेरी पैदाइश हुई। मैं पढ़ा लिखा नैनीताल में पढ़ा, और बिहार मेरी सबसे पहली कर्मभूमि रही। मैंने रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाया। वहाँ से मैं अरुणाचल आया। अरुणाचल मैंने लंबे समय तक अरुणाचल में काम किया। फिर मैं गुवाहाटी में 7 साल काम किया। और यहाँ मुझे लगता है कि कहीं भी जाओ तो पूरा भारतवर्ष एक ही है। आत्मा, कहीं भी जाएंगे आपको तो आत्मा वही आपको मिलेगी। जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक पत्रकार ने, मैं अरुणाचल में ही था उस समय, यहाँ लोगों को पता चल गया था कि मेरा आने का है, तो उन पत्रकार ने मुझे पूछा, अंग्रेजी के पत्रकार थे, उन्होंने बोला कि वी लर्न दैट यू आर गोइंग टू कम टू असम यूनिवर्सिटी एज वाइस चांसलर एंड यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट नॉन बंगाली वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ओके, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? तो अंदर से निकली आवाज एकदम, मैंने कहा आई एम गोइंग टू बी द 7th इंडियन वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो मैं भारतीय हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगा मैं इक्वली कंफर्टेबल हूँ, है ना, इक्वली कंफर्टेबल हूँ। तो वही चीज़ हमारे सब लोगों को जाननी है कि कहीं भी आप रहें, आप सिलचर में रहें, अरुणाचल में रहें, आप रांची में रहें, आप पटना में रहें, आप नैनीताल में रहें, देश की आत्मा एक ही है। बिल्कुल सही। अलग लगता है। आज ही का देखिए, आज यहाँ पहला बैसाख है, कहीं बैसाखी मन रही है, कहीं विशु मन रहा है, कहीं बिहू मन रहा है। पूरे देश में हमारे देश की आत्मा एक ही है। तो आप कहीं भी, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कौन सी जगह बहुत पसंद है, मुझे पूरा ही देश अपना पसंद है। और मैं जहाँ जाता हूँ मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मुझे अभी फिलहाल बराकवेली बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि यहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था। आपकी आवश्यकता भी है ना? आवश्यकता भी है, और दूसरा ये कि जहाँ रहें मन लगा के काम करें। और यहाँ की हर जगह की अपनी अलग अलग सुंदरता है, हर जगह का अलग अलग वैभव है। मैं अरुणाचल में था तो अलौकिक रूप से बहुत सुंदर है। अरुणाचल में इतने ज़्यादा जनजातियाँ हैं कि वहाँ की जो विविधता है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं गुवाहाटी में रहा तो वहाँ का जो मस्ती है, जो 3 बिहू बनते हैं, और वहाँ की अलग एक मस्ती है। बिहू का जब एनर्जी, बिहू की जो थाप जब कहीं भी बनती है तो आदमी अमेरिका में भी रहेगा वो भी करने लगता है। बराकवेली की जो समृद्धता है, सांस्कृतिक समृद्धता, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। यहाँ पे हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, किसी से भी पूछिए कि यहाँ पे तो मुझे लगता है कि मैं ही बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। यहाँ पे गुरुदेव के बारे में किसी भी चलते फिरते आदमी को बोले कि गुरुदेव के बारे में जरा कुछ बोलो तो वो भाषण दे सकता है। किसी को बोलो जो यहाँ के सब रविंद्र संगीत, नृत्य शैली, और जो बाद में बांग्लादेश चले गए थे, उन्होंने नजरुल इस्लाम जी की
पूरी इतनी यहाँ से दिल से यहाँ मनाते हैं, उन सब उनकी जन्म तिथियों को और उनको याद करते हैं। और नेताजी की प्रतिमा यहाँ पर आपको मिलेंगी हर जगह जगह। हम अपने इस तरह के जो मार्गदर्शक लोग इस महान देश की सच्ची आत्मा स्वरूप यहाँ पे देखें, बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ मुझे यहाँ बहुत प्रभावित की। दार्शनिक पक्ष पर समाप्त करने से पहले मैं एक तकनीकी या एक समझिए कि हमारे लिए बड़ा गाइडिंग फैक्टर रहेगा। हम जैसे सर कक्षा 6 से हमारे पास बच्चे आते हैं और हम कक्षा 12 तक उनको 12 तक तैयार करके आपके पास भेजते हैं, तो आप हमें कोई ऐसी सलाह अगर देना चाहें कि ये कमी हम आज के विद्यार्थियों में, जब आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के द्वार पर आ रहे हैं, ये और चीज हम क्या बढ़ा सकते हैं, क्या आपके मार्गदर्शन से हम और अच्छा करके, ताकि वो देश के सच्चे नागरिक और अच्छे नागरिक बन पाए। सर मेरा मानना है कि शिक्षा जो है केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं है, शिक्षा जो है ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट होना चाहिए उसका। जो चरित्र निर्माण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और चरित्र निर्माण विद्यालयों में ही होता है, स्कूलों में होता है। ये बहुत बड़े आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने ये कहा था कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट गिविंग इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग कैरेक्टर्स। दूसरे मेरे जो रोल मॉडल हैं वो है एपीजे अब्दुल कलाम। वैसे पर्सनल रोल मॉडल तो मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं, वो भी मेरे रोल मॉडल हैं, और भी मेरे घर के परिवार के सदस्य रोल मॉडल हैं। पर एपीजे अब्दुल कलाम जी के किसी भी भाषण में वो हमेशा ये कहते थे कि उनका जो चरित्र पे जो दिखता है, प्रतिलिखित होता है जो उनका भाव, वो है उनके जो प्राइमरी स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी। तो जो चरित्र निर्माण होता है वो विद्यालय से होता है, स्कूल से होता है। और वो स्कूल में यदि हम ये भावना लोगों में डाल दें कि कोई बहुत बड़ा रिच है, कोई बड़ा गरीब, वो भावना बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। मैं आपको मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर, जिनको कि मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था, जब मैं खुद स्कूल में था, तो उन्होंने कहा था कि जीवन में एंटर करने के 2 रास्ते होते हैं। एक होता है जो कि नैरो गेट होता है, जब आप उस गेट से घुसेंगे तो आगे जाके रास्ता बड़ा होता है और पूरा संसार आपके सामने है। और दूसरा रास्ता क्या होता है कि बड़े गेट से आप घुस रहे हैं और वो जाते जाते नैरो बन जाता है, और वहाँ पे आप अभिमन्यु की तरह से चक्रव्यूह में जाते हैं। वो बड़ा रास्ता और छोटा रास्ता था कि छोटा रास्ता ये है कि शुरू में आप त्यागी जीवन, जो कि ब्रह्मचर्य में हमें बताया गया कि ज़्यादा हम मेटलिस्टिक ना बने, अपने जो लक्ष्य है उस पर हम केंद्रित करें। और उसके बाद फिर आपके पास गृहस्थ आश्रम में आपके पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी यदि आपने छोटे रास्ते से घुसे हैं। और बड़ा रास्ता मैं कभी मैं देखता हूँ आजकल, ये चीज़ हमारे समय में भी था, मेरे समय में भी कुछ लोग ऐसे थे, हम लोग बहुत सीमित संसाधनों के साथ रहते थे, पढ़ते थे। और मेरे साथ कुछ लोग ऐसे थे, नैनीताल में हमारा बिलियर्ड्स वहाँ पर है, नैनी बिलियर्ड्स, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके काफ़ी शो ऑफ भी रहेगा उनका, रोज़ उनको नैनी बिलियर्ड्स में जाना है, शो ऑफ भी होना है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं। और उस समय भी हज़ारों रुपए के जूते पहनते थे, जबकि हम लोग पूरे महीने का खर्चा 250 रुपये में चलाते थे। तो हज़ारों के जूते भी पहनते थे, वैसे जीन्स पहनते थे। पर मुझे लगता है कि वो रास्ता वही था कि बड़े गेट से घुसने से आगे छोटा होता था। तो वो मुझे भाई साहब की बात अभी याद है, और मैं वही कहना चाहूँगा आपको कि बच्चों में ये चीज़ डालिए कि ये समय जब विद्यार्जन का है, शिक्षार्जन का है, अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण करें। और बहुत सारी चीज़ें हमें त्याग करनी पड़ेंगी। आजकल सबसे बड़ा जो अवरोध है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन, और ये टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें मार्ग से भटकाती हैं। तो केंद्रित रहना है, अपने फोकस रहना है उस पर, ये चीज़ डालिए। तो वो बच्चे जब आपके बच्चे तो आते हैं, आप तो करते हैं, मुझे हमारी यूनिवर्सिटी में जब आपके बच्चे आते हैं और विवेकानंद केंद्र के स्कूलों के बच्चे आते हैं, तो और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे आते हैं, तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा चरित्र निर्माण निर्मित करके ही आते हैं। ये सारा धन्यवाद तो सर मैं पहले तो अपने खुशकिस्मत पाता हूँ कि हम नवोदय विद्यालय समिति के मार्गदर्शन में अपने अधिकारियों के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस तरह का कार्य कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जहाँ पर हम रूरल बच्चों को 70 रूरल बच्चे ही होते हैं,
और दिन रात हमारे शिक्षक और हम लोग रह करके वो करने, लेकिन आपके शब्द में गुरु ज्ञान के तौर पर अपने साथ लेके जा रहा हूँ। कहीं कोई कमियां रह गई होंगी तो उनको जरूर पूरा करेंगे, और आगे के आने वाले सर वर्षों में आप देखेंगे कि और अच्छे चरित्र के साथ बच्चे आपके पास पहुंचेंगे। सर अब्राहम मैस्लो भी अपने 5 स्टेप्स जो बताते हैं उसमें हु एम आई, और बहुत बड़े जो एक कहिए फिलोसफर हैं बुल्ला शाह, वो भी कहते हैं कि बुल्ला की जाने में कौन। तो उम्र के इस पड़ाव पर इस ज्ञान सारा काम करने के बाद आप भी कभी अपने आप से सवाल दार्शनिक रूप से जरूर पूछते होंगे हु एम आई। तो कौन से वो आपके अधूरे कहिए या प्लान्स, ड्रीम्स हैं, अब सपने हैं कि मैं इस जीवन में कम से कम एक मानव के जीवन के रूप में ये सपने जरूर पूरे करूं और ऐसा बचे हुए समय को इस तरह से उपयोग में लाऊं? यही मेरा आज का आखिरी सवाल है। देखिए, मैस्लो की आपने बात की जी, तो उन्होंने जो हायरार्की ऑफ नीड्स कहा था जी, और ये जो मैंने वो हमारे ही अपने ग्रंथों से मैं इसको रिलेट करता हूँ। जी, हमारे ग्रंथों में जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जी, यही चीज उन्होंने कही कि नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सोशल नीड्स, स्टीम नीड और सेफ्टी नीड, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अभी जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो वानप्रस्थ है, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जी, जी, राइट। अभी हमने बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ पा लिया, अब और अपने लिए पाने की इच्छा कुछ नहीं है। बस अब हम कुछ दे पाए, समाज को दे पाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति वही है। और गीता की भाषा में हम बोले तो जो स्थिति प्रज्ञ वाली जो स्थिति होती है, अब हमें ना कोई दुख है ना कोई खुशी है, अब बस ये कि कर्तव्य करते रहे, बस यही है। और मेरे पास ऐसी कोई इच्छा नहीं है बची जिसको कि कभी भी मैं इच्छा रखी नहीं, है ना। वो गीता में जो भगवान कृष्ण देते हैं कर्मण्येवाधिकार, खुद ही को कर्म पर अधिकार है, काम करते रहिए बस, तो ये आपका बाकी चीजें मिल जाती है। चैनलाइज्ड और रिफाइंड नॉलेज और सही दिशा में जो ज्ञान गया है, आपसे मिलके सर बहुत सारा ज्ञान मिला, बहुत सारी चीजों के लिए मार्गदर्शन मिला, और आप हमारे लिए नहीं समाज के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। इसी तरह से आप अपने कार्य में लगे रहें, ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और आप हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।